मेरा नाम रितेश कुमार है और हम लोग का जो वीडियो चल रहा है पॉलिटी पे चल रहा है। पॉलिटी में हम लोग डीपीएसपी के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बाद हम लोग सरकार की व्यवस्थाएं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देख रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं चलती हैं। इसको हमने 5 रीजन्स में डिवाइड किए हैं। पहला है संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आपातकालीन उपबंध। फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखे क्या, संसदीय व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद संघीय व्यवस्था देखेंगे और आज ये चारों ख़त्म करेंगे, ठीक है। कल कुछ रिवीजन भी करवाए थे, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जो भी था आर्टिकल उसका रिवीजन भी हो गया था, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है, संघीय व्यवस्था, इसको इंग्लिश में फेडरल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हम लोग पहले ही अनुसूची में हम देखे थे कि भारत में कैसी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। पहली अनुसूची में ही हम लोग देख लिए थे। इसमें कहे थे कि इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था। फर्स्ट जो हम लोग का 1 से लेके 4 भाग 1 से लेके 4 आर्टिकल, इसमें पूरा का पूरा क्या व्यवस्था दिया गया, यही तो व्यवस्था दिया गया। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, उन सब राज्यों का संघ भारत कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 तरीके की शासन प्रणाली होती है, ठीक है। संघीय व्यवस्था में 2 तरीके की शासन प्रणाली होती है। अपने यहाँ भारत में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। एकात्मक शासन प्रणाली भी होती है जो कि अमेरिका में चलता है, ब्रिटेन में चलता है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे देखिए कि यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होती है, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है उसमें जापान है और नहीं हो सकता उसमें ब्रिटेन है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है मतलब समझ रहे हैं, हाई कोर्ट का कार्यपालिका से संबंध, कल भी डिस्कशन हुआ था इसमें, ठीक है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से कोई संबंध लेना देना नहीं होगा, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका होगी। और इसमें क्या होता है, एकात्मक शासन प्रणाली में विधायिका द्विसदनीय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे ब्रिटेन में द्विसदन का विधायिका है लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन चीन में जाओगे तो एक सदनीय विधायिका है, ठीक है। ये संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान की संघीय विशेषताएं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अभी जो डिस्कस किए हैं एक एक करके बहुत सारी बुक्स में देखेंगे तो दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें द्वैध राज पद्धति, शासन पद्धति समझ रहे हैं ना, द्वैध राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आया था इसमें संविधान की एकात्मक विशेषताएं। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखाए थे ना, क्या पहला पॉइंट क्या था, क्या था ये, हाँ, संविधान की संघीय व्यवस्था, ठीक है। संविधान की संघीय व्यवस्था। अब इसमें संविधान की संघीय व्यवस्था में हम लोग बता दिए थे, इसमें लिखित संविधान होगा, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली हो गया, कठोर संविधान होगा, संविधान सर्वोच्च होगा और न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से अलग होगा। ये सारी चीज़ें इसमें आ गए, ठीक है। उसके बाद आता संविधान की एकात्मक विशेषताएं। संविधान की, यही था ना, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी तो पीसीएस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। इसमें क्या हो, सशक्त केंद्र सशक्त होगा, सब सारी की सारे पावर्स किसके हाथ में होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, ठीक है। इसमें एकल संविधान होगा, संविधान का लचीलापन होगा, संविधान को ज़रूरत पड़ने पर संविधान के रूल्स को चेंज भी किया जाएगा, ठीक है। आपातकालीन उपबंध होंगे, एकल नागरिकता होगा, ठीक है। भारत में भी एकल नागरिकता है। तो कुछ भारत की जो व्यवस्थाएं हैं संघीय व्यवस्था में, कुछ व्यवस्थाएं एकात्मक विशेषताएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं संविधान की संघीय व्यवस्था है,
ठीक है, एकल नागरिकता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी है, और फिर राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार है, फिर है राज्यपाल की नियुक्ति होगी, फिर राज्यपाल के एकीकृत निर्वाचन मशीनरी है, और निर्वाचन मंडल की बात कर रहा है। ठीक है, राज्यों में विधायक पर वीटो होगा, विधायकों पर वीटो मतलब पावर होगा। ठीक है, संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके कुछ आलोचनात्मक पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हमारे केंद्र और राज्यों में संबंध है। केंद्र और राज्यों में संबंध क्या क्या होता है? केंद्र और राज्यों में संबंध, सबसे पहले यही ना पॉइंट है, पॉइंट हाँ, केंद्र राज्यों में विधान का क्षेत्रीय विस्तार। केंद्र राज्यों में संबंध में सीधे सीधे विधायी संबंध की बात करेंगे, तो विधायी संबंध में देखेंगे क्या कि केंद्र का जो अपना एक विधानमंडल होता है, विधानमंडल उसको संसदीय मंडल कहते हैं, जैसे संसद होता है। ठीक है, और इसी तरीके से जिस तरीके से संसद में उसके क्या बैठते हैं, लोकसभा के मेंबर्स बैठते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स बैठते हैं, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल में भी यहाँ पे किसके मेंबर्स बैठते हैं? एमएलएज बैठते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ ना, तो वो सब बैठते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये शक्तियों का बंटवारा है केंद्र राज्य में। धीरे धीरे ये क्या है? शक्तियों का बंटवारा है, विधायी विषयों का बंटवारा, विधायी विषयों का बंटवारा। तो उन सब विषयों को ध्यान में रखिए जो समवर्ती सूची में आते थे। ठीक है, तो समवर्ती सूची का विषय क्या था? क्या कितने विषय थे? हाँ, वैसे विषय जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही परस्पर कार्य करते हैं, समवर्ती सूची के विषय होते थे। ठीक है, तो उसमें जितने भी विषय थे उस सब का ध्यान में रखना है, और सबको ध्यान में रखिएगा तो सब चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएगी। यह है केंद्र और राज्यों में संबंध। इसमें आपको प्रशासनिक संबंध में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रशासनिक संबंध। जैसे प्रशासनिक संबंध में आपको कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको अभी हम व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को भेज देंगे। उसमें आर्टिकल में जैसे कुछ आर्टिकल हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 245 संसद द्वारा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। ठीक है, 246 में है संसद द्वारा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय वस्तु, और 46A में है वस्तु व सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। फिर इसी तरीके से 245 से लेकर 255 तक है। ठीक है, उसके बाद वित्तीय संबंध आ जाता है। वित्तीय संबंध में क्या होगा? मतलब कोष की बात करेगा, पैसा वैसा। जैसे कि जितने भी तरह के वित्तीय संबंध में आप लोग देखेंगे, अगर मोटे मोटे तौर पे बात किया जाए तो बिहार के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन सब का पेमेंट का 30% पेमेंट कहाँ से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ठीक है, लगभग 30-40% के आसपास पेमेंट, या फिर उसके कुछ नियम हैं जो भी उसके तहत आता है। वो स्टेट गवर्नमेंट 100% नहीं करती है। दो तरीके के कर्मचारी होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के उनका पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एक ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनका ट्रेजरी से बिल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वित्तीय संबंध भी होता है। बहुत नहीं, पुलिस में भी 2-3 तरीके का आती है पेमेंट सेक्टर। जैसे आपको जैसे कि हमारे टीचर ही है ना, टीचर के बारे में हमको जानकारी है, तो टीचर में ही है तो बहुत सारे टीचर है जिसका ट्रेजरी से जब बनता है बिल। ठीक है, अब बहुत सारे टीचर है जिसका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाता है, डायरेक्ट RBI डाल देती है। ठीक है, तो उस तरीके के जो कर्मचारी हैं उनको उसको कैटेगरी वाइज बांट दिया। जैसे मान लीजिए कि सबको चुन चुन के बांट दिया कि ये फलाने फलाने कर्मचारी सबको आप साइड कीजिए, इसका पेमेंट वहाँ से बनेगा। ठीक है, अब जो है हम लोग सीधा सीधा आ जाएंगे अंतर्राज्यीय संबंध पे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, अंतर्राज्यीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, मतलब देश और राज्य के बीच संबंध, वही चीज़ है अंतर्राज्यीय। जैसे कि मान लीजिए अंतर्राज्यीय संबंध मतलब राज्य और राज्यों के बीच संबंध, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच कैसे संबंध होगा, वो सब चीज़ें, वो सारी चीज़। जैसे कि मान लीजिए कोई जल विवाद है। ठीक है, अभी 2 राज्यों के बीच जल विवाद में सबसे ज़्यादा कहाँ? कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल।
हाँ, कावेरी जल विवाद बहुत फेमस जल विवाद है। तो इन सब के बीच समझौता होता है, इन सब के बीच कि आप इतना पानी यूज़ करेंगे, ठीक है, इतना ये यूज़ करेगा, उतना ये यूज़ करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आ जाता है अपने यहाँ, जैसे कि इंडस रिवर है ना, हाँ, झेलम नदी का सिंधु जल समझौता ऐसे बोलते हैं उसको। तो उसका 80% पार्ट कहा गया था कि पाकिस्तान यूज़ करेगा, अब बाकी के 20% पार्ट इंडिया यूज़ करेगी, ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज़ से। इसी तरीके से स्टेट में भी होता है। कावेरी जल विवाद में देखे थे कि लगभग 40% पार्ट जो था कर्नाटक यूज़ करता है, अब बाकी के 60% पार्ट तमिलनाडु यूज़ करता है, ठीक है। तो ये इसके अंतर्राज्यीय संबंध में ही आता है। लोक अधिनियम, दस्तावेज व न्यायिक प्रक्रिया, बहुत सारे स्टेट्स में हाई कोर्ट्स नहीं हैं, बहुत सारे स्टेट्स में, ठीक है। उनके हाई कोर्ट्स उनके पड़ोसी राज्यों पे डिपेंड है, उनकी न्यायिक प्रक्रिया किस पे डिपेंड है, उनके पड़ोसी राज्यों पे। जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए गोवा है, वहाँ हाई कोर्ट नहीं है, तो उसका कहाँ होता है। फिर हाँ, हरियाणा और पंजाब में भी संबंध है, ठीक है। हरियाणा पंजाब का संबंध तो बहुत पुराना है, क्योंकि दोनों की राजधानी क्या है, एक ही है, चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर आपातकालीन संबंध प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान क्या क्या है, जैसे कि घोषणा के आधार पर कई सेंट्रल गवर्नमेंट घोषणा करती है कि आपातकाल की घोषणा कौन करेगा, प्रधानमंत्री करती है ना, प्रधानमंत्री ने करता है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल लिया गया कहाँ से है, जर्मनी से लिया गया, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए भारत के किसी भी भूभाग पर युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, जैसे कि युद्ध जैसी स्थिति कहाँ कहाँ बन सकती है, युद्ध जैसी स्थिति राजस्थान में बन सकती है, उधर पंजाब में बन सकती है, उधर जम्मू कश्मीर में बन सकती है, लेह लद्दाख में बन सकती है, फिर आ जाओ सीधा वहाँ से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, उत्तराखंड में बन सकती है क्या, उत्तराखंड का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हाँ, मान नेपाल वगैरह से संबंध अच्छे हैं, जिन राष्ट्रों से संबंध अच्छे नहीं, वहाँ युद्ध की स्थिति बनती है ना। तो ज़्यादातर वो सब, अगर ऐसे क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपातकाल की घोषणा करेगी, सिर्फ उन्हीं स्टेटों में जो ये एरिया अफेक्टेड है, ठीक है, घोषणा के आधार पे। महामारी के हाँ, महामारी किसी पर्टिकुलर रीजन में महामारी आ जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकता है। उसमें क्या होगा, आपातकालीन के दौरान क्या मूल अधिकारों का क्या हो जाएगा, उसका हनन होगा, मूल अधिकारों का से वंचित, आपको मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा, हाँ, सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, और हो सकता है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएंगे, तत्कालीन सरकार को सस्पेंड करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, क्योंकि शासन व्यवस्था किसके हाथ में होनी चाहिए ऐसे कंडीशंस में, केंद्र के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। लॉकडाउन के समय भी तो सारा अधिकार मतलब छीन ही लिया गया था। लॉकडाउन में नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, हाँ, घूमने, हाँ, बाहर नहीं, घूमना उमना नहीं है, हाँ, हाँ, लॉकडाउन को उससे, हाँ, लॉकडाउन को युद्ध से नहीं जोड़ सकते, उसका विषय अलग है, हाँ, उसका विषय अलग है, ठीक है, सोचना सही है, लेकिन विषय अलग है, दोनों चीज़ें फोर्सफुली होता है, ठीक है। तो आपातकाल भी दो तरीके के, इमरजेंसी भी दो तरीके के होता है। एक होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल कब होता है, जब भारत का खजाना पूरी तरह से खाली हो जाए, ठीक है, और भारत के लोग बेरोजगार हैं, उनको देने के लिए सरकार के पास पैसे ना रहें, ठीक है, और वो अपनी सरकार, तत्कालीन सरकार हाथ खड़े कर दे कि भैया आप देख लीजिए, हम हमारे पास सब कुछ आपके पास देने के लिए नहीं है, ठीक है। तो उस समय वैसे आपातकाल को वित्तीय आपातकाल कहते हैं, ठीक है। अभी तक भारत में दो बार आपातकाल लगा है, ठीक है, वो लगा है एक और सूखा के कारण, ड्राफ्ट के कारण, इंदिरा गांधी के रीजन में ही लगा है, हाँ, ठीक है। अब जो है हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इतना सारा बात इसमें समझ गए, ठीक है, सिर्फ समझना था, लिखाने के लिए कभी भरना नहीं है। ये सारी बात समझने के बाद हम लोग चलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके एलिमेंट क्या क्या है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके एलिमेंट तैयार करते हैं एक बार अच्छे से, समझ में आया।
तो इसको एक इतना तक छोड़ दीजिए। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहला पोस्ट जो है, हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, यहाँ से आप टॉपिक देते जाइएगा। राष्ट्रपति पढ़ेंगे। दूसरा, राष्ट्रपति के बाद किसका आएगा? उपराष्ट्रपति। तीसरा आएगा हमारे पास प्रधानमंत्री। चौथा आएगा केंद्रीय मंत्री परिषद। पांचवा आएगा मंत्रिमंडलीय समितियां। छठा आएगा संसद। सातवां आएगा संसदीय समितियां। आठवां आएगा संसदीय समूह। उच्चतम न्यायालय। दसवां आएगा न्यायिक समीक्षा। ग्यारहवां आएगा जनहित याचिका। PIL। ठीक है, टिक लगाइएगा किसको किसको ज़्यादा पढ़ना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, ये सारे चीज़ें, हाँ ये सारे चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, और ये सारी चीज़ें हम लोग को ये एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, लिख लिए। ये अपने पास टॉपिक तैयार हो गया। यहाँ से हम लोग फर्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति, उसको लेकर चलेंगे। 3 दिन लगाएंगे इसको, 3 क्लासेस में ख़त्म करेंगे। 3 क्लासेस में ख़त्म होगा, और साथ ही इसके बाद कुछ अन्य तथ्य पढ़ेंगे और पॉलिटी को समाप्त कर देंगे। समझ में आया? इससे आगे आप लोगों को नहीं पूछेगा। इसी में लगभग, इसमें कितने चैप्टर हो गए? ये सारे सब चैप्टर ही हैं। जिसको हमने टिक लगाया है उसको समय ज़्यादा देंगे, ठीक है, और जिसको नहीं टिक लगाए हैं उसको भी पढ़ते चलेंगे साथ साथ, देख समझ के फिर वापस आगे बढ़ जाएंगे। चले, लिख लिए? हाँ, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट।
ठीक है। अब चलिए इसमें इसमें राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी तत्कालीन भारत के जो राष्ट्रपति हैं अभी रामनाथ कोविंद, कैवे राष्ट्रपति हैं? 14वें। ठीक है। अभी अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में आपको पूछा जाएगा, प्रणब मुखर्जी का देहांत हुआ है, इनसे जस्ट पहले थे, तो ये 14वें, वो 13वें। ठीक है। अभी रामनाथ कोविंद 14वें हैं। ठीक है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं रही होंगी। ये सीक्वेंस याद करना है। ठीक है। और स्पेशली जो बिहार से राष्ट्रपति हुए हैं वो उनके बारे में स्पेशल पढ़ना है। जैसे कि बिहार से जो राष्ट्रपति हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। हाँ, ये कौन सा सारण डिस्ट्रिक्ट के, हाँ सारण डिस्ट्रिक्ट के जीरादेई से वो थे। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में स्पेशल पॉइंट्स हम लोग स्टार्टिंग में संविधान में हम लोग डिस्कस किए थे। वो इसके अस्थाई सदस्य, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे। ठीक है। वीडियो क्लियर आ रहा है? रोक दीजिए। चलिए फिर समझाते हैं। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसको दो तरीके से निर्वाचन, जिसमें कि सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला है कि इसमें नोट करते जाइए, आप लोग भी नोट करते जाइए। संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। तो दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य कौन कौन होंगे? नहीं, दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा होते। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 543। ये तो लोकसभा की सीट है 543। राज्यसभा की सीट कितनी है? बिहार में 16 है। सब जगह राज्यसभा की सीटें नहीं है, सब जगह अलग अलग है। चल लिखो लिखो, हम बताते रहेंगे। इसमें क्या करेगा? वोट डालेगा, पार्टिसिपेट करेगा इसके निर्वाचन में। तो इसमें ठीक है 250 होती है राज्यसभा की सीट। 250 में इसमें 238 प्लस 12। ठीक है। लोकसभा में 200 कितना 545 होता है। तो 243 इसे 543 प्लस 2। ठीक है। हाँ, एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड रहता है। राज्यसभा में 12 गो नॉमिनेटेड रहता है। ठीक है। तो राज्यसभा की कुल सीटें हैं 250, उसमें 238 प्लस 12 मतलब समझ गए ना, 238 निर्वाचित होंगे और 12 नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है। इसमें 545 में 543 निर्वाचित होंगे और 2 हाँ एंग्लो इंडियन होंगे, वो नॉमिनेटेड रहेंगे। अब ये सब जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो विधायक की संख्या हर राज्य वाइज अलग है। उसमें विधायक के मत का मूल्य कितना होगा ये कैसे निकाला जाएगा? तो उसमें क्या करेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य का निकाल रहे हैं विधायक का, जैसे बहुत सारे राज्यों में जनसंख्या बहुत अत्यधिक है, अब बहुत सारे राज्यों में भी जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ पे हर विधायक का वोट का मूल्य अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए जो तेजस्वी यादव वोट डालेंगे उनका मूल्य कर्नाटक के किसी विधायक के मूल्य से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जनसंख्या अत्यधिक है,
इनके इनके जो हम लोग के जो राघोपुर विधानसभा है, इसमें किसी और स्टेट के विधानसभा से कंपेयर किया जाए तो वो जनसंख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो चुन के जाएंगे विधायक, उनके मत का मूल्य क्या होगा, अत्यधिक होगा। कैसे निकालेंगे उनके मत का मूल्य क्या होगा, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं, यानी कितने पर वोट चुन के वो आते हैं, ठीक है। अब इंटू 1/1000, ठीक है, ये निकाल लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए कि बिहार की जनसंख्या कितनी, लगभग अप्रॉक्सीमेट 16 करोड़ मान लीजिए। एक राघोपुर की जनसंख्या कितनी, 1,20,000। नहीं, राघोपुर की जनसंख्या 1,20,000 है, उसकी जनसंख्या से कोई मतलब नहीं। टोटल कितना है, 243 इंटू 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास 1,60,000 आया, 243, ठीक है। 243 1,60,000 है ना, इसको 243 से डिवाइड करेंगे। और 658.43। मान लीजिए कितना हो गया, 659, यानी कि एक विधायक के मत का वैल्यू कितना हो, कितना आदमी हुआ, 659 आदमी हुआ। समझ में आया? इस तरीके से पूरे भारत में इसी तरीके से निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का। लगभग समझ लो कि लगभग सारे जनता पार्टिसिपेट कर ही लिए, ठीक है। अब देखो कि इसमें क्या होगा, सभी विधायक, अब संसद के वोट का मूल्य क्या होगा, संसद का वोट का मूल्य निकालते हैं, सभी विधायकों के मतों का मूल्य। मान लीजिए कि पूरे देश में विधायकों के मतों का मूल्य कितना होगा, यानी कि विधायकों की कुल संख्या निकालना पड़ेगा और सब का उसका मूल्य निकालना पड़ेगा, उन सब को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके 543 से भाग देना पड़ेगा। संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में 543 है, क्यों, 545 प्लस 250, ठीक है। और निर्वाचन है, निर्वाचित है तो 543 प्लस 238 ही लेंगे, ठीक है। निर्वाचित, बाकी जो नॉमिनेटेड है उसका वैल्यू हटा देंगे, ठीक है। उन सबको जोड़ के उनसे डिवाइड करेंगे तो एक संसद का मूल्य आ जाएगा, वो हमेशा इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। संसद का मूल्य इससे ज़्यादा ही होगा। इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। समझ में आया? के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होगा? सबसे पहला शर्त वो तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए और वो कितना वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, मतलब कि वो उसके बाद वो किसी भी लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचित सदस्य कम से कम हो। या और वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र के लाभ के पद पे वो कार्यरत ना हो, ठीक है। कौन, कोई भी अगर राष्ट्रपति बनता है तो वो सब, हाँ हाँ, क्योंकि ये लाभ का, हाँ सेवा का ये है, लाभ का वो नहीं है, ठीक है। तो फटाफट पॉइंट्स लिखते जाएंगे। वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, दूसरा पॉइंट लिखो पहले फटाफट। 35 वर्ष हो गया। वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में, वह संघ सरकार में या किसी भी राज्य सरकार में लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। हाँ, लाभ के पद पर ना हो, कार्यरत ना हो। हाँ, वह संसद के किसी भी सदन
वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन में कौन कौन आ जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानसभा, राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इससे पूर्व, राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा, शपथ ग्रहण से पूर्व। ठीक है। राष्ट्रपति के वेतन में भत्ते में विशेषाधिकार होगा, स्पेशल्स होंगे। ठीक है। वेतन अभी कितना है? 5.08 लाख पर मंथ। कितना है? 5.0 पर मंथ। ठीक है। ठीक है। इसमें पहले ही बोल दिया है, इनके वेतन अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। लिखिए, राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष के लिए होती है। लगाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, होता है। ठीक है। तो उसके लिए कुछ कारण हैं। कुछ कारण राष्ट्रपति के पद खाली होने के कारण, एक तो पहला होगा कि वो अपना कार्यकाल पूर्ण कर ले तो त्यागपत्र देगा। ठीक है। या फिर वो अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे, या महाभियोग की प्रक्रिया से उसको पद से हटाया जाए, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, या अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लायक ना हो। ठीक है। और निर्वाचन अवैध रूप से किया गया। इन सब कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है, वैसे खाली नहीं रहता है। इसमें 7 शक्ति लिखाएंगे। कार्यकारी शक्ति।